मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसके नाम से हमें पता लग रहा है कि मोनोपोली प्लस कंपटीशन मीन्स मोनोपोली है। जैसे कि हम ये कहते हैं राजस्थान में सरस मिल्क की मोनोपोली जैसी सी है, दिल्ली में मदर डेयरी की है, ऐसी हर जगह किसी न किसी आइटम की मोनोपोली रहती है, लेकिन उसके कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स भी होते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि एक पर्सन स्पेसिफिक की अगर हम बात करें कि मैं एक पर्टिकुलर ब्रांड की सोप यूज़ करती हूँ, परफ्यूम यूज़ करती हूँ, तो मेरे लिए उस चीज़ की मोनोपोली है कि वो उसका कोई भी प्राइस हो मैं तो वही यूज़ करूँगी। लेकिन मेरे पास ऑप्शंस हैं, अगर उसका क्वालिटी या प्राइस कुछ एबनॉर्मली चेंज होगा तो मेरे पास चॉइस है शिफ्ट ओवर लेने की। ठीक है, तो इस तरह से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या कहता है कि यहाँ पर एक पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस होता है, कंप्लीट कंट्रोल नहीं होता। यहाँ पर भी इंडस्ट्री और फर्म्स में इंडस्ट्री एक प्राइस तो फिक्स करती है, लेकिन फिर भी उस प्राइस फिक्सेशन के बावजूद भी उसका थोड़ा सा कंट्रोल इस तरह से होता है कि वो अपने अकॉर्डिंगली प्राइस को फिक्स कर सकता है अपने और डिफरेंट फीचर्स इन द प्रोडक्ट की वजह से। जैसे कि शैम्पूज़ हैं, आजकल शैम्पू 100 रुपये से लेके 5,000, 7,000, 8,000 तक के आने लगे हैं। अब ऐसा क्यों है? हेयर फॉल का शैम्पू है, अरे ये हेयर फॉल का बहुत अच्छा शैम्पू है, इससे बिल्कुल रुक जाएगा, लेकिन कितने का है? 2,500 का है। लेकिन दूसरी तरफ एक और हेयर फॉल का शैम्पू है जो कि 250 रुपये का है। अब हम कहें कि इंडस्ट्री ने कोई प्राइस फिक्स किया, कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। वो जो 2,500 का है वो अपने खुद के फीचर्स बता रहा है कि हमारी ये क्वालिटीज़ हैं, और पीपल आर बाइंग दैट बिकॉज पीपल आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दिस। तो मार्केट में जो भी ट्रेंडिंग प्राइस हो, कई बार उससे ज़्यादा प्राइस या उससे बहुत कम प्राइस भी फर्म्स रख लेती हैं बिकॉज दे हैव मोनोपोली, और इसीलिए किसी भी फर्म का नो फर्म हैज़ फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। पार्शियल कंट्रोल ही है, फुल कंट्रोल नहीं होता। तो जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल लें, तो मान लो हमने टूथपेस्ट का एग्जाम्पल लिया, तो टूथपेस्ट, अब टूथपेस्ट में कॉलगेट भी आ गया, क्लोजअप भी आ गया, पेप्सोडेंट भी आ गया, और हमारे कोई खादी का भी आ गया, रामदेव जी का भी आ गया, बहुत सारे आ गए। और फिर कॉलगेट में भी बहुत बहुत सारी वैरायटी, क्लोजअप में भी बहुत बहुत सारी वैरायटी, इसमें भी बहुत बहुत सारी वैरायटी, सब में बहुत बहुत सारी वैरायटी है, और सबकी प्राइस रेंज बहुत डिफ़र करती है। शॉप पे भी जाओगे तो वो पूछेगा सस्ता वाला चाहिए, महंगा वाला चाहिए। हर चीज़ में आप कोई भी चीज़ लो, टूथपेस्ट क्या कोई भी चीज़ लो, उसमें इतनी वैरायटी है। तो क्यों है? क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग फ़ीचर्स हैं, और उन फीचर्स की वजह से वो उनके प्राइस डिफ़र कर जाते हैं, उनकी एडवर्टाइजिंग, इन सब की वजह से फीचर्स और हमारा प्रोडक्ट डिफ़र कर जाता है। तो हम क्या कहते हैं कि इट इज़ अ फॉर्म of the market in which there are many buyers and sellers. Of the product, बहुत सारे बायर्स एंड सेलर हैं, बट प्रोडक्ट ऑफ
each seller is different from that of the others. सबका अलग अलग प्रोडक्ट है। तो अब अगर हम इनकी फीचर्स की बात करें कि व्हाट आर द फीचर्स, तो फर्स्ट, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। मतलब जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन का फीचर था वो यहाँ पर आ गया कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, जबकि जितने भी लार्ज नंबर हों यहाँ पर हो सकता है साइज ऑफ ईच फर्म, या हम कह सकते हैं शेयर ऑफ ईच फर्म, ये लिमिटेड है। हर फर्म ने अपना एक लिमिटेड पोर्शन लिया हुआ है, उस लिमिटेड पोर्शन की वजह से ही वो अपना मार्केट में कंट्रोल उनका लिमिटेड है। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होने के बावजूद भी उनका मार्केट शेयर लिमिटेड है। ठीक है। सेकंड जो मेजर फीचर है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मीन्स यहाँ पर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स तो हैं, ठीक है ना, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं, नाइकी भी है और रीबॉक भी है, दोनों है, लेकिन दोनों की अपनी अपनी फील्ड में मोनोपोली भी है। बट अगर कोई ऑप्शन लेना चाहता है तो उनके पास ऑप्शन भी है। दोनों के अपने अपने फीचर्स अलग अलग हैं, बट ये क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है ड्यू टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि प्रोडक्ट्स की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो वो लोग क्लोज सब्स्टिट्यूट्स तो होते हैं लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होते, उनकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है। और इसीलिए ईच फर्म, अब स्पोर्ट्स शूज़ तो 500 रुपये के भी आते हैं और 5000 के भी आते हैं और 10,000 के भी आते हैं, 50,000 के भी आते हैं। क्यों इतना डिफरेंस है? क्योंकि हर एक किसी को अपने अपने फीचर्स देखने हैं कि हमें कहाँ पे सूट कर रहा है। ठीक है ना। तो ईच फर्म फिक्सेस देयर ओन प्राइसेस, वो अपने हिसाब से अपने प्राइस फिक्स करती हैं। इसीलिए यहाँ पर पार्शियल मोनोपोली होती है, फुल मोनोपोली नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर के पास चॉइसेस हैं। ठीक है। फिर थर्ड फीचर हमारे पास आता है सेलिंग कॉस्ट। यहाँ पर हाई सेलिंग कॉस्ट होती है, मोर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। बहुत ज़्यादा, क्योंकि ब्रांडिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है। हर फर्म अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए एक हेवी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बियर करती है, क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि हमें ब्रांड लॉयल्टी के मार्क्स मिल रहे हैं, हम अपना ब्रांड डेवलप कर रहे हैं। जितना लोगों में नाम हमारा पहचाना जाएगा उतना ही ज़्यादा हमारा सेल बढ़ेगा। तो वो दे हैव टू एडवर्टाइज more
for capturing more market share. ठीक है, फिर अब यहाँ पर हम ही कहते हैं कि इसका मतलब इनका जो प्राइस है वो, इनकी प्राइस में फ्लक्चुएशंस रहती हैं और उससे डिमांड पे इम्पैक्ट आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्राइस का बहुत बड़ा रोल हो गया। नॉन प्राइस कंपटीशन है। नॉन प्राइस कंपटीशन मतलब बाय इग्नोरिंग प्राइस, by ignoring price, buyers are more inclined towards features। जो उस प्रोडक्ट के फीचर्स हैं बायर्स उस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी नॉर्मली जो कंपटीशन होता है वो प्राइस की वजह से होता है, लेकिन यहाँ पे प्राइस की वजह से नहीं हो रहा है, ठीक है ना। वो जैसे कि प्रोडक्ट्स लॉन्च्ड बाय सेलिब्रिटीज़, हम कई बार इसी वजह से कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं। यानी कि वेरियस प्रमोशनल टेक्निक्स हमारी प्रमोशनल टेक्निक से डिफ़ाइन कर रही हैं कि हमारा कितना कैप्चर होगा। हमारी आफ्टर सेल सर्विसेज, ये सब प्रमोशनल टेक्निक्स में आती हैं, ठीक है। तो हमारा नॉन प्राइस कंपटीशन है, मतलब हम पब्लिसिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं प्राइस के बजाय। हम कह रहे हैं हम हाई प्राइस भी ले लेंगे। अब ये जितने भी प्रोडक्ट्स आजकल आ रहे हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के नाम पे हाई प्राइस हो रहा है, क्योंकि पीपल आर मोर कीन टूवर्ड्स कंज्यूमिंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, तो वो उस चीज़ के पैसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो हम दे रहे हैं ना, लोग दे रहे हैं उसके पैसे कि ऑर्गेनिक है, चलो ठीक है। या हम ठेले की चाय की बजाय लोग आजकल चाउस जाने लग गए हैं, ठीक है ना। लॉन्च टी लॉन्च होने लग गई हैं, वहाँ जाने लग गए हैं, जबकि वहाँ एक चाय 200 रुपये की है। बट वाई पीपल आर पेइंग 200 रुपीज़ इंस्टेड ऑफ 10 रुपीज़? क्योंकि उनका एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, उनका जो एम्बियंस है, ये सारी चीज़ें मैटर कर रही हैं। तो ये सब फैक्टर्स उसकी सेल पे इम्पैक्ट डालते हैं। फिर जैसे परफेक्ट कंपटीशन में था फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, कोई भी फॉर्म इजीली यहाँ पर एंटर कर सकती है और इजीली एग्जिट कर सकती है, बिल्कुल जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में होता है, ठीक है ना। तो कोई भी फॉर्म जो है वही सेम चीज़ है कि शॉर्ट रन में तो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स भी अर्न कर लेते हैं, लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट्स ही अर्न करते हैं। फिर यहाँ पर ही परफेक्ट कंपटीशन से फ़र्क हो गया, वहाँ पे परफेक्ट मोबिलिटी, यहाँ पर लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी, क्योंकि डिफरेंट प्राइसेस आर प्रिवेलिंग फॉर डिफरेंट फैक्टर्स। ठीक है। अब इसके बाद जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है कि किस तरह से हमारा डिमांड कर्व, शेप ऑफ डिमांड कर्व, ये इलास्टिसिटी इज मोर देन वन।
जबकि मोनोपोली जो होता है उसमें इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। प्राइस का फ़र्क वहाँ पे भी पड़ता है, ऐसा नहीं है कि मोनोपोली है अपने हिसाब से जो मर्जी प्राइस रखे तो चलेगा, ऐसा नहीं होता। मोनोपोलिस्ट को भी प्राइस का इम्पैक्ट रहता है, उसको डिमांड बढ़ाने के लिए प्राइस थोड़ा बहुत कम तो करना ही पड़ता है। रेलवेज़ भी टाइम टू टाइम स्कीम्स निकालती ही रहती है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है, तो हम कह सकते हैं इसका डिमांड कर्व फ्लैटर है और इसका डिमांड कर्व स्टीपर है। हमें अभी आगे के चैप्टर्स में इसके बहुत सारे और डायग्राम्स करने हैं प्राइस डिटर्मिनेशन वाले। अभी तो हम फीचर्स कर रहे हैं, तो फीचर्स में हमारे लिए जो डिमांड कर्व है वो दोनों सिर्फ इतना इम्पॉर्टेंट है। परफेक्ट कंपटीशन का डिमांड कर्व कैसा था? परफेक्ट कंपटीशन का डिमांड कर्व था ये, इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो तीनों के डिमांड कर्व अलग अलग शेप के होते हैं। तो हमारे पास क्या डिफरेंस आया कि मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आती है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली हमारी मार्केट फॉर्म होती है जहाँ पे फ्यू फॉर्म्स हैं, लेकिन वो फ्यू फॉर्म्स ही बिग फॉर्म्स हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बायर्स तो बहुत हैं एंड हर फॉर्म का इंडिविजुअल यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। हर फर्म का एक अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट है। ये लोग कंपटीशन में भी रहते हैं, ऑल्दो हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन तो है, ऐसा नहीं है कि इनके बीच में कंपटीशन नहीं है, बट स्टिल दे आर इंटरडिपेंडेंट। एक दूसरे के मार्केट छोड़ने से बाकी फर्म ज़रूरी नहीं है कि उस मार्केट शेयर को रिप्लेस कर पाए इजीली। तो इनके बीच में कंपटीशन तो है, लेकिन हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंसी भी है। अगर कोई एक नई फर्म अंदर आने लगेगी तो ये सारे मिलकर एक हो जाएंगे, और अगर कोई कि चली जाएगी तो इन सबको उसके मार्केट को कैप्चर करने में भी टाइम लगेगा। तो बेसिकली इनकी जो प्राइस और आउटपुट डिटर्मिनेशन होता है वो एक दूसरे से बहुत इफ़ेक्ट होता है। और हमने पहले पढ़ा था ना मोनोपोली में कि ये जो ओलिगोपोली की फ्यू फर्म्स है ना, यही सारी फर्म्स मिलकर आपस में कार्टेल क्रिएट कर लेती हैं, ठीक है। तो कार्टेल ओलिगोपोली फर्म्स में ही होता है। इसमें हम जो अगर एग्जांपल लेना चाहें तो इसका बेस्ट एग्जांपल है ऑटो इंडस्ट्री। हमारे पास मारुति एक प्रोडक्ट है, हमारे पास होंडा भी है, हमारे पास टोयोटा भी है, ठीक है ना। हमारे पास BMW भी है और ऑडी भी है, ये सब है। लेकिन ये जितने भी हैं इन सब के अपने अलग अलग यूएसपी हैं। तो कोई भी पहले ये देखता है कि हमें किस तरह की गाड़ी चाहिए, उसके बाद फिर वो ब्रांड सोचते हैं कि अच्छा हमें ऐसी वाली गाड़ी चाहिए तो हमें इस ब्रांड पे जाना चाहिए। तो क्योंकि हर एक तरह की हर कंपनी का अपना एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है कि हमें किस रेंज की चाहिए, हमारी गाड़ी की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हमें कंफर्ट चाहिए, हमें माइलेज चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमारा बजट भी है। तो ये तो 3-4 लाख से शुरू हो के सारी गाड़ियाँ लाखों तक जाती हैं, करोड़ में भी चली जाती हैं। तो आपका सारे फैक्टर्स को देखते हुए पहले आप अपने फैक्टर्स को जॉट डाउन करते हो, देन यू डिसाइड कि हमें कौन से ब्रांड पे जाना है और फिर कौन से ब्रांड की किस कार पे जाना है। तो ये ओलिगोपोली है, हर कोई अपना अलग अलग खेल रहा है।
लेकिन सब एक दूसरे से डिपेंडेंट भी हैं, कंपटीशन भी बहुत है। अगर फोर्ड का देखें तो फोर्ड में और BMW में कंपटीशन है, ऑडी में कंपटीशन है, इधर हम देखें तो मारुति होंडा में कंपटीशन है, हर एक का अपना एक दूसरे से कंपटीशन चल रहा है। तो इस तरह की जहाँ पे फ्यू फॉर्म्स हैं, जैसे कि अगर हम इसमें टी को भी लें तो टी इंडस्ट्री भी आ जाती है, टी एंड कॉफ़ी इंडस्ट्री भी इसी कैटेगरी में आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे भी फ्यू फॉर्म्स हैं। मार्केट चाहे कितनी भी कंपनीज कर रही हों, लेकिन अगर प्रोड्यूसिंग फॉर्म्स की बात करें तो प्रोड्यूसिंग फॉर्म्स इसके लिमिटेड ही हैं। मार्केटेड बाय तो किसी भी ब्रांड के अंडर में चल रहा है, बट प्रोडक्शन बहुत ही लिमिटेड फॉर्म्स हैं जो कर रही हैं। तो इस तरह से ओलिगोपोली में फ्यू फॉर्म्स होती हैं। तो अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो फीचर्स में हमारे पास स्मॉल नंबर ऑफ बिग फर्म्स, थोड़ी सी हैं, फर्म का पार्शियल कंट्रोल होता है, ओवर प्राइस, वो प्राइस को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं, ब्रांड लॉयल्टी मैटर कर रही है, ठीक है ना। फुल कंट्रोल कभी भी नहीं होगा, क्योंकि फुल कंट्रोल तो हो ही नहीं सकता, कंपटीशन तो है ही ना। यहाँ पर ये ज़रूर है कि कैन मेक कार्टेल्स इफ़ रिक्वायर्ड, अगर उन्हें लगेगा तो ये फ्यू फर्म्स कार्टेल बना लेती हैं। जैसे कि इसका एक एग्जांपल हम लें, ओपेक, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो हम इस कैटेगरी में ले सकते हैं। तो इस स्मॉल नंबर की वजह से समटाइम्स ओलिगोपोली मोनोपोली में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। ये लोग कई बार एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स भी लॉन्ग रन में या शॉर्ट रन में भी एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्नड इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन भी ये लोग अर्न कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सब इसके इम्प्लीकेशंस आ जाते हैं कि स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स के क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं। फिर अगर हम बात करें, जो मैंने अभी डेफिनेशन के टाइम बताया कि हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस, ये फॉर्म्स जितनी भी होती हैं ये चाहे राइवल फॉर्म्स हैं, बट स्टिल दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे अच्छा खासा डिपेंड करती हैं। अगर एक फॉर्म ने प्राइस रेज किया तो पता है कि दूसरी फॉर्म के पास चले जा सकते हैं। अगर मारुति ने अपने प्राइस रेज किए तो मारुति को पता है कि मेरी राइवल फर्म्स वो है और जो मेरे बायर हैं वो शिफ्ट हो सकते हैं, तो उसको बड़ा सोच समझ के अपने प्राइस रेंज करनी पड़ेगी। तो बायर्स के पास शिफ्ट करने का बहुत इजी वो है। तो यहाँ पर प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, और समटाइम्स मोनोपोली इतनी ज़्यादा भी होती है कि हो सकता है प्राइस का इम्पैक्ट आए ना, तो बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है यहाँ पर ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एस्टैब्लिश a precise relationship
between price and demand. ठीक है, और यही रीज़न है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रेस डिमांड कर्व. इसके डिमांड कर्व को हम इजीली ट्रेस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसका जो डिमांड कर्व होता है वो किंक्ड डिमांड कर्व होता है. किंक्ड डिमांड कर्व का मतलब क्या हुआ कि इसके डिमांड कर्व में कहीं कोई पर्टिकुलर शेप नहीं आती है. हो सकता है ये पहले इसकी ईडी लेस देन 1 हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और फिर इसका इलास्टिसिटी मोर देन 1 हो. ठीक है, तो इस तरह का शेप हो सकता है कि पहले लेस देन 1 है, कुछ टाइम तक तो कोई असर नहीं डालेगा, लेकिन हाँ अगर आपका प्राइस अननेसेसरी ज़्यादा चेंज होता रहेगा तो क्वांटिटी पे उसका इम्पैक्ट आएगा. और नेक्स्ट फीचर हम क्या कह सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्टल्स. कार्टल्स में हम ये कह सकते हैं कि वो लोग कॉल्यूसिव ओलिगोपोली बना सकते हैं. कॉल्यूसिव ओलिगोपोली का मतलब ऑल फॉर्म्स जॉइन टुगेदर to control over price and output, और they can make price leader. फिर वो पता लगता है कि प्राइस लीडर बन गए पूरी. अब ना तो कोई जल्दी से फर्म छोड़ सकती है और ना ही जल्दी से कोई फर्म एंटर कर सकती है. तो कॉल्यूसिव ओलिगोपोली से वो फिर मोनोपोली में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो इसका इम्प्लीकेशन यही हुआ कि मोनोपोली में कन्वर्ट हो जाते हैं, आउटपुट पे कंट्रोल कर लेते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर लेते हैं. एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं और एंट्री बैरियर्स क्रिएट कर देते हैं. इनकी वजह से कोई भी नई फॉर्म को एंट्री करने में दिक्कत होती है, और फिर इसीलिए इन लोगों का नॉन प्राइस कंपटीशन भी हो जाता है. अब इनके बीच में प्राइस कंपटीशन तो हुआ ही नहीं, क्योंकि अब ये लोग तो सब मिल गए आपस में, तो नॉन प्राइस कंपटीशन हो जाता है. तो अब जैसे मैंने ये कॉल्यूसिव ओलिगोपोली की बात की है, इसी तरह से आपकी नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपोली भी होती है. नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपोली, ठीक है. ये जो नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपोली है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो लोग आपस में जॉइंट काम नहीं कर रहे हैं. इसे हम नॉन कोऑपरेटिव ओलिगोपोली भी कहते हैं. ठीक है, यानी कि ईच फर्म इज डिटर्मिनिंग ओन प्राइस. ठीक है, और कंसिडरिंग अदर फर्म एज राइवल. तो यहाँ पर कट थ्रोट, गला काट
कट थ्रोट कंपटीशन होता है, मतलब बहुत ही सीवियर कंपटीशन होता है आपस में, एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट होती है, हर कोई अपने प्रोडक्ट को बेस्ट बनाने में लगा हुआ है, एग्रेसिव, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी नॉन कोल्यूसिव होती है। तो ये हमारे पास अलग अलग टाइप ऑफ ओलिगोपोली है, एक हमारी कोल्यूसिव, एक ओलिगोपोली। एक और तरह की हमारे पास होती है अगर हमारे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं तो हम कहते हैं परफेक्ट ओलिगोपोली है। वैसे तो वो परफेक्ट कंपटीशन है, लेकिन अगर थोड़ी सी ही फॉर्म्स हैं तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं। और अगर हमारे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो वो इम्परफेक्ट ओलिगोपोली है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी ओलिगोपोली है। अब अगर हम चारों फॉर्म्स की मार्केट को कंपाइल करके पढ़ें तो इन बेसिस पर हम इन चारों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट, नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या है, लार्ज है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लार्ज है, जबकि मोनोपोली में वन सेलर है बट लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं। यहाँ पर स्मॉल नंबर ऑफ सेलर्स हैं बट लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं। तो नंबर ऑफ बायर्स के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स दोनों ही हैं, बट मोनोपोली में सेलर एक है, बायर्स लार्ज है। ओलिगोपोली में सेलर कम है और बायर्स लार्ज हैं। तो यानी कि चारों में एक कॉमन बात क्या है कि बायर्स हमारे पास लार्ज नंबर के ही हैं, ये कॉमन थिंग आ गई। और वो वेरी ऑब्वियस है क्योंकि बायर्स तो फुल मार्केट ही है ना, तो बायर्स तो लार्ज होंगे ही होंगे। यानी कि किसी भी मार्केट को डिस्टिंग्विश अगर हम करेंगे तो सेलर्स के बेसिस पे करेंगे। नंबर ऑफ बायर्स तो चारों में ही लार्ज हैं, बट सेलर के बेसिस पर हम कहते हैं कि परफेक्ट और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेलर भी लार्ज है, मोनोपोली में एक है और ओलिगोपोली में स्मॉल है। फिर सेकंड, प्रोडक्ट की बात करें तो हम कहते हैं यहाँ पर होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हैं परफेक्ट कंपटीशन में, जबकि मोनोपोलिस्टिक में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा ही होगा। ठीक है ना, प्रोडक्ट आपस में डिफ़र करते हैं तभी तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अराइज हो रहा है। जबकि यहाँ पे दोनों तरह के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि एक ही सेलर है, वो हो सकता है एक सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च करे या वो डिफरेंशिएटेड भी कर सकता है। तो यहाँ पर होमोजीनियस एंड और डिफरेंशिएटेड दोनों हो सकते हैं, और यहाँ पे भी होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड दोनों हो सकते हैं। ठीक है ना, होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड। तो ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, जिसको हम हेट्रोजीनियस भी कह सकते हैं, और यही हेट्रोजीनियस हमारा एज इट इज़ यहाँ पर भी हो सकता है। फिर अगर हम प्राइस की बात करें तो यहाँ पे प्राइस यूनिफॉर्म होता है, जबकि यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं होता। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है।
यहाँ पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा मोनोपोली में। हम सेम प्रोडक्ट का, मोनोपोलिस्ट के पास ये पावर होती है कि वो सेम प्रोडक्ट का अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस ले, और यहाँ पर नॉट यूनिफॉर्म, इफ नॉट इवन फॉर्मिंग कार्टेल, इवन इफ कार्टेल में भी ज़रूरी नहीं है कि वो सेम प्राइस करें। कार्टेल में भी वो ये कह सकते हैं कि चलो हम इतना इतना प्राइस रखेंगे और इसके अकॉर्डिंगली सब अपना अपना आउटपुट डिसाइड करेंगे। बट जनरली अगर कार्टेल फॉर्म कर रहे हैं तो वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में एंट्री ऑफ फर्म्स फ्री है, जो मर्जी फर्म आए, ठीक है ना। यहाँ पर नॉट एब्सोल्यूट फ्री, कंप्लीटली फ्री नहीं है, ठीक है। यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है ड्यू टू गवर्नमेंट इंटरवेंशन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है। और यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है ओलिगोपोली में भी, क्योंकि ओलिगोपोली में रिस्ट्रिक्टेड है थ्रू लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग बहुत ज़्यादा लेनी पड़ रही है, या पेटेंट राइट्स उन्होंने ले लिए, और अदर सिमिलर फैक्टर्स, कॉपीराइट्स वगैरह, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ले लिए, तो इस वजह से भी हो जाता है। नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशंस, यहाँ पर परफेक्ट नॉलेज है, जबकि यहाँ पर इम्परफेक्ट है। यहाँ पर इम्परफेक्ट है एंड देयरफॉर हाई सेलिंग कॉस्ट रहती है, ठीक है ना। यहाँ पर भी इम्परफेक्ट है और इसीलिए इनको भी थोड़ी बहुत सेलिंग कॉस्ट तो बियर करनी ही पड़ती है। और यहाँ पे भी इम्परफेक्ट है और इसीलिए देयरफॉर हाई एडवर्टाइजमेंट या सेलिंग कॉस्ट एक ही बात है। फिर मोबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर परफेक्ट मोबिलिटी होती है, यहाँ पर इम्परफेक्ट मोबिलिटी होती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमारी मोबिलिटी सब में यहाँ पर भी इम्परफेक्ट है और यहाँ पर भी इम्परफेक्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो, मोनोपोली हो, ओलिगोपोली हो, तीनों में ही ये इम्परफेक्ट है। ऐसे ही मार्केट नॉलेज परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट है, बाकी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली एंड ओलिगोपोली तीनों में इम्परफेक्ट है। तो इसी टेबल से हमारे कुछ कॉमन पॉइंट्स पे निकल आते हैं एमसीक्यूज में। व्हाट आर द कॉमन फीचर्स? तो कॉमन फीचर्स क्या हो रहे हैं? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली एंड ओलिगोपोली, तीनों के कॉमन फीचर्स में क्या आ रहा है? इम्परफेक्ट नॉलेज एंड इम्परफेक्ट मोबिलिटी, ठीक है। और चारों में एक कॉमन फीचर क्या आ रहा है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। तो जब हमें एमसीक्यूज करने होते हैं तो हमें एक एक लाइन, एक एक पॉइंट को बहुत डीपली करना होता है, ठीक है। अब फर्म के डिमांड कर्व की बात करें तो ये परफेक्टली इलास्टिक है, ये रिलेटिवली मोर इलास्टिक है, ठीक है। रिलेटिवली मोर इलास्टिक का मतलब क्या हुआ? ये इसका E इज़ मोर देन 1। फिर मोनोपोली की अगर हम बात करें तो रिलेटिवली लेस इलास्टिक है, मतलब E इज़ लेस देन 1। और यहाँ का तो कुछ इनडिटर्मिनेट है, इसीलिए किंग हम डिमांड का बोलते हैं। और फिर अगर हम स्लोप की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन का स्लोप हॉरिजॉन्टल
स्ट्रेट लाइन है, मतलब यहाँ पर ए आर इज इक्वल टू एम आर है, जबकि इसका स्लोप्स डाउनवर्ड्स विद हाई इलास्टिसिटी, यानी कि हम कह सकते हैं फ्लैटर है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में वो फ्लैटर है, मतलब ए आर इज मोर देन एम आर। अब होने को तो यहाँ पर मोनोपोली में भी ए आर इज मोर देन एम आर होता है, लेकिन यहाँ पर स्टीपर होता है। बट कॉमन बात क्या है कि इट ऑल्सो स्लोप्स डाउनवर्ड्स विद लो इलास्टिसिटी, यहाँ पर इलास्टिसिटी का फ़र्क आ गया। और ये तो हमारा स्पेसिफाइड ही नहीं है, कैन नॉट बी स्पेसिफाइड। किंड है, हो सकता है पहले इलास्टिसिटी लेस देन 1 हो फिर मोर देन 1 हो, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि पहले मोर देन 1 हो और फिर लेस देन 1 हो जाए। दोनों बातें पॉसिबल हैं, बहुत ही इनडिटर्मिनेट है, हम नहीं इसको कर सकते गेस। सेलिंग कॉस्ट इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन में किसी तरह की किसी सेलिंग कॉस्ट की ज़रूरत नहीं होती, बट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। हमने कहा ना हाई एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है, जबकि मोनोपोली में भी सिग्निफिकेंट है बट लो, लेस सिग्निफिकेंट। थोड़ा बहुत तो उन्हें करना ही पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा नहीं करना पड़ता। ओलिगोपोली में अगेन वेरी सिग्निफिकेंट। तो हम क्या कह सकते हैं, अब कॉमन पॉइंट क्या आ गए कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली में वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। ठीक है। डिग्री ऑफ प्राइस कंट्रोल, नो कंट्रोल, बिकॉज firms are price taker and industry is price maker। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में पार्शियल कंट्रोल है और इसी तरह से ओलिगोपोली में भी पार्शियल कंट्रोल है, तो ये भी इनका कॉमन फीचर हो गया, जबकि इसको तो फुल कंट्रोल होता है। ये जितना मर्जी चाहे अपने हिसाब से प्राइस रख सकता है, ऑल्दो इसको डिमांड को देखते हुए रखना पड़ता है प्राइस। ठीक है। फिर लॉन्ग रन में ए आर इज इक्वल टू ए सी, नॉर्मल प्रॉफिट्स, यहाँ पर भी ए आर इज इक्वल टू ए सी, नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब यहाँ पर ये कॉमन पॉइंट आ गया परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कि व्हाट आर द 2 पॉइंट्स कॉमन इन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, दैट ए आर इज इक्वल टू ए सी एंड दे आर अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो इस तरह से तुम्हें हर एक मार्केट फॉर्म के कॉमन पॉइंट्स भी यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये मेहनत अब आपको खुद करनी होगी कि बैठ के कॉमन पॉइंट्स का एक चार्ट बनाएं, जिससे कि आपको जब MCQs में कॉमन पॉइंट्स आएँ तो आप वो भी लिख सकें। यहाँ पर अब ए आर इज इक्वल टू इज़ मोर देन ए सी, यानी कि एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स, और यहाँ पर भी सेम चल रहा है, ए आर इज मोर देन ए सी, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट टेबल हो गई जिसमें तुम्हें चारों का कंपैरेटिव स्टडी हो गया है। गॉट इट। तो इस तरह से अब यहाँ पे हमारे फीचर्स ख़त्म हुए। हम आगे की क्लास में प्राइस डिटर्मिनेशन करेंगे। पहले जनरल प्राइस डिटर्मिनेशन करेंगे कि डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है, फिर डिमांड एंड सप्लाई में शिफ्ट होने से प्राइस डिटर्मिनेशन में कैसे चेंजेस आते हैं। उसके बाद
पहले हम जनरल इक्विलिब्रियम करना सीखेंगे, उसके बाद हम लोग सीखेंगे इंडिविजुअल मार्केट फॉर्म।